मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों और बहनों, प्रतिदिन की तरह हम आर्थिक न्याय के इस कार्यक्रम में समाज की स्थिति, देश की राजनीतिक स्थिति और अन्य सभी प्रमुख घटनाओं को ध्यान में रखते हुए आगे का रास्ता तलाशने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब देश की संसद चल रही होती है तो स्वाभाविक रूप से बजट सत्र वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आज फरवरी माह की पहली तारीख है और बजट सत्र शुरू हो चुका है और आज की स्थिति को जितना जानते समझते हैं उसके अनुसार सरकार क्या बजट में लाने वाली है, समाज की स्थितियां क्या हैं और आपकी कल्पनाएं क्या हैं, ये सारे महत्वपूर्ण विषय हैं। और यदि हम समाज में सब लोगों को न्यायपूर्ण जीवन देना चाहते हैं तो फिर हमें खुद भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि सरकार क्या बजट लाना चाहती है, जो विपक्ष है उसके क्या प्रस्ताव हैं, उनमें सरकार क्या मानती है और क्या अस्वीकार कर देती है। ये सारे महत्वपूर्ण सवाल हमारे मन मस्तिष्क में होने चाहिए, क्योंकि मूल बात यह है कि हम अगर एक न्यायपूर्ण व्यवस्था चाहते हैं तो फिर किसी के साथ भी अन्याय क्यों होना चाहिए, और समाज में जितना अन्याय होगा व्यवस्था भी उतनी ही खराब मानी जाएगी। आर्थिक असमानता को लेकर, बेरोजगारी की स्थिति को लेकर समाज में अनेक प्रकार के तनाव पैदा होते हैं और सरकार सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने नए नए प्रस्तावों के द्वारा समाज की जो प्रमुख समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान करती है। और विपक्ष का काम है कि सरकार द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसके गुण दोषों के आधार पर अपनी बात रखे, ताकि लोग भी सुने समझें और फिर बुद्धिजीवी कहलाने वाले लोग, समझदार कहलाने वाले लोग, उनकी कल्पनाएं भी सामने आए। और हम यही चेष्टा कर रहे हैं कि आप अगर अच्छी व्यवस्था चाहते हैं तो मूक दर्शक बनकर काम नहीं चलेगा, अज्ञानी बनकर काम बिल्कुल नहीं चलेगा। और दुर्भाग्य की बात यह है कि आज समस्याएं तो अनेक प्रकार की हम आपसी बातचीत में और रोजमर्रा के जीवन में देखते रहते हैं, और मैं यह भी मानता हूं कि समस्याओं का अंत नहीं होता। जीवन इसी का नाम है और समस्याएं हैं तो फिर समाधान भी अवश्य आएगा। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर हम अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, विवेकशील मानते हैं, जिम्मेदार मानते हैं, तो फिर हमारा फर्ज यह हो जाता है कि हम क्या सोचते हैं। क्या हमारे पास उन समस्याओं का कोई समाधान है जिनका रोना हम लोग रोज रोते हैं? अगर हमारे पास सरकार से अच्छा समाधान है, अगर हमारे पास विपक्ष से अच्छा समाधान है, तो हमारे छोटे छोटे प्रयासों के माध्यम से, अपनी क्षमताओं के माध्यम से वह भी समाज के सामने आना चाहिए। दुर्भाग्य की बात यह भी है कि देश में कथित रूप से जो लोकतंत्र की कल्पना की गई है, अगर मैं कहूं कि उसमें लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है तो इसमें कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं होती। मैं सीधी सीधी बात कह रहा हूं। रोजगार की स्थिति खराब क्यों है? कुछ लोग बेशुमार आमदनी के धनी हैं, उनके पास आय की कोई कमी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी दृश्य है कि देश के कम से कम 90% लोग अपनी कम आय में गुजारा करते हैं और कुछ तो जो उससे भी नीचे हैं। तो दुर्भाग्य से हमें कहना पड़ रहा है कि ऐसे भी लोग हैं और जिनका प्रतिशत छोटा नहीं है। मान लीजिए 10%, 20% लोग ऐसे निकलकर सामने आते हैं कि उनका जीवन अत्यंत दुखद है, तो यह भी चिंताजनक बात है। अगर समाज में बेरोजगारी है तो क्यों है? आपके पास इसका उत्तर होना चाहिए। पक्ष ने कह दिया, विपक्ष ने कह दिया, आपके पल्ले कुछ पड़ा ही नहीं। आपने अपनी तरफ से कोई समाधान क्यों नहीं रखा? बार बार मैं इसी बात को उजागर करने का प्रयास कर रहा हूं और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आर्थिक न्याय का हमारा यह कार्यक्रम इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस बात को भी आप लोग जानते हैं कि आज YouTube चैनलों की कमी नहीं है, हंसी मजाक के भी हैं, गाने के भी हैं, सब तरह के हैं। अनेक लोग अर्थव्यवस्था पर भी चला रहे हैं
कोई सरकार के पक्ष में खड़ा है, कोई विपक्ष में खड़ा है। देश की संसद में उठने वाले विषय भी विविध होते हैं और बड़ी विविधतापूर्ण स्थितियां बनती भी हैं। अनेक बार ऐसी स्थिति आती है जब विपक्ष संसद को नहीं चलने देना चाहता, शोर शराबे में बात खत्म हो जाती है। कुछ लोगों को संसद सदन से बलपूर्वक बाहर निकलवा दिया जाता है। कुछ लोगों को 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन पूरा सत्र के लिए सदन से निष्कासित कर दिया जाता है। क्या ये सारे प्रश्न आपके दिमाग में नहीं पैदा होने चाहिए? और मैं इसमें सबसे खतरनाक बात यह कहूंगा, गंभीर चिंतन नहीं होने के कारण कुछ मुट्ठी भर पेशेवर लोग जिस प्रकार सारे धन के मालिक बन गए हैं, उसी प्रकार कुछ मुट्ठी भर लोग वो देश की राजनीति के मालिक बन गए हैं। क्यों भाई? इन सारे समाज के लिए क्या ये दोनों जिम्मेदार नहीं हैं? अगर नहीं हैं तो फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूं, इनको जिम्मेदार कौन बनाएगा और कैसे बनाएगा? मैं चाहता हूं कि भारत का हर नागरिक इतना स्वतंत्र चेतना वाला व्यक्ति हो कि पक्ष और विपक्ष दोनों के चेहरों पर हवाएं उड़ती रहें। ये थोड़े से मुट्ठी भर लोग संसद को रोकते हैं, उसे चलने नहीं देंगे, रास्ते जाम कर देंगे, रोड जाम कर देंगे। किसानों की समस्या हल होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं, मुझे वो वर्ग बताइए जिसकी समस्या हल नहीं होनी चाहिए। दुर्भाग्य की बात है ये। इसको आप सोचिए कि जब भी कोई बात उठेगी सब लोग न्याय की मांग करेंगे। हमें न्याय चाहिए, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। एक समय इस बात के नारे लगाने वाले 5-5, 10-10 किलोमीटर लंबी रैलियां निकालने वाले लोग अब वो गायब हैं और पूंजीवाद बेखौफ होकर पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में बिल्कुल बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ रहा है और पूरी आम जनता को अपने पैरों के नीचे रौंद रहा है। मुझे बताइए, अगर आप बुद्धिमान हैं, बुद्धिजीवी हैं, विवेकशील हैं, तो इस स्थिति के लिए आपकी कोई भूमिका है कि नहीं? आप अपने को जिम्मेदार क्यों नहीं मानते? क्या आपके मन में न्याय की कल्पना आती है? और नहीं आती है तो आनी चाहिए। और जब तक ये नहीं आती है तो मैं इस बात को कह रहा हूं, देश से गरीबी नहीं मिट सकती, गरीबी अपना तांडव नहीं कर सकती। अनेक लोग आत्महत्याएं करने के लिए मजबूर नहीं होते। अनेक लोग, नई उम्र के लोग, अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलती तो उनके सामने जीने का रास्ता बंद। अभी हाल ही में बिहार और उत्तर प्रदेश में रेलवे की भर्ती को लेकर जो असंतोष फैला, वह कोई अच्छी बात तो नहीं थी। क्यों असंतोष फैला? उसका कारण क्या था? अगर किसी ने षड्यंत्र किया था तो वह तत्काल लोगों के सामने क्यों नहीं आता? उसके ऊपर गंभीर चिंतनशील लोग आगे आकर बात क्यों नहीं कहते? सत्ता में बैठा हुआ कोई व्यक्ति जब स्थिति विस्फोटक होती है तभी अपना स्पष्टीकरण देने क्यों आता है? और उस स्पष्टीकरण को भी क्या समाज मान लेता है? तो बंधुओं, ये सारे गंभीर प्रश्न हमारे दिल दिमाग में हलचल मचाने चाहिए। आपके जिम्मेदार, बुद्धिमान, विवेकशील और जागरूक नागरिक होने का प्रमाण यही है। और यह आप जागरूक बने, आप जिम्मेदार बने, उसके लिए ही हमारा आर्थिक न्याय का यह कार्यक्रम चल रहा है। आज की स्थिति जो निर्मित हुई है उसका कोई कारण तो होना चाहिए ना। हमारा संविधान है, हमारा प्रशासन है, हमारे बुद्धिजीवी हैं, हमारे देश में बड़ी बड़ी शिक्षा के, उच्च शिक्षा के कई प्रतिष्ठित केंद्र हैं। IIT परीक्षा की बात तो ये हो गई है कि एक बार अगर सिलेक्शन हो गया तो लगभग तय माना जाता है कि उसे ऊंची से ऊंची सर्विस करने का मौका मिलेगा। अधिकांश की दृष्टि उसके आगे नहीं है। क्यों भाई? ऊंची से ऊंची पढ़ाई लिखकर क्या सर्विस करना ही आपका काम है? यह कमजोर बुद्धि के लोगों के लिए तो ठीक है, मैं मान लेता हूं, लेकिन अपने आप को बुद्धिजीवी कहने वाले लोगों के लिए ठीक कैसे हो जाएगा? और यह भी एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज IAS, IPS जैसी परीक्षाओं में, IIT जैसी परीक्षाओं में जो विश्व स्तर के यूनिवर्सिटी हैं, उनमें काम करने वाले, उनमें अध्ययन करने वाले अधिकांश लोग बड़े से बड़ा प्रशासक तो बनना चाहते हैं, लेकिन शासक बनने की इच्छा
क्यों नहीं है? पढ़े लिखे सारे बच्चे ऊंची ऊंची कक्षाओं में बैठकर ऊंची शिक्षा अध्ययन करने वाले, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने वाले लोग नौकरी के मोहताज क्यों हैं? अधिकांश लोग सरकारी सेवाओं में ही क्यों जाना चाहते हैं? अनेक लोग निजी क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। झाड़ू लगाने वाले झाड़ू लगा रहे हैं, कपड़े धोने वाले कपड़े धोने का काम कर रहे हैं। लेकिन भाई ये बड़ी विचित्र बात है कि सरकारी नौकरी की बात सुनते ही सबके कान खड़े हो जाते हैं और चाहे जैसे भी हो, मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, मेरे बेटे का सिलेक्शन होना चाहिए। रोज यही कुत्ता फजीती बड़े बड़े दलों में बैठे हुए महत्वपूर्ण लोग अपनी संतान के लिए चाहते हैं। क्या यह सब विचित्र नहीं है? मैं यह कहता हूं कि आज लोकतंत्र के नाम पर पूरी दुनिया में जो तंत्र चल रहा है, इसका न्याय से संबंध नहीं है और लोकतंत्र से संबंध तो हो ही कैसे सकता है? या तो कोई मुझे यह बताए लोकतंत्र और न्याय परस्पर विरोधी शब्द हैं, उनका अर्थ बिल्कुल भिन्न भिन्न है, और यदि गलत है तो फिर हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है कि नहीं? मैं किसी का नाम लेना उचित नहीं समझता, आपके विवेक को जागृत करना चाहता हूं। आज अगर आपको एक सुखी समाज की कल्पना को साकार करना हो तो आपका दिमाग चलना चाहिए ना। तो फिर न्याय की कल्पना अगर नहीं होगी तो न्यायपूर्ण समाज की संरचना संभव नहीं होगी। और इसलिए हम बार बार यही समझा रहे हैं कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक न्याय मिलना चाहिए। न्याय का मतलब आर्थिक न्याय के बिना कुछ होता ही नहीं है। इसे भी लेकर समाज में मतभेद खड़े किए जा रहे हैं। कुछ लोग एससी वाले, कुछ लोग एसटी वाले, कुछ लोग पिछड़े, कुछ लोग कमजोर वर्ग, सारे अनेक टुकड़ों में समाज को बांट दिया गया है। जाति के नाम पर अलग खिलवाड़ हो रहा है। बिहार और यूपी, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ देश एक कैसे रह सकता है? यह कल्पना भी नहीं है। तो बंधुओं, इसीलिए हम कहते हैं न्याय की कल्पना यह आपकी होनी चाहिए। हमारा कहना है कि न्याय की दृष्टि से सारे प्राकृतिक संसाधनों पर देश के सभी लोगों का समान जन्मसिद्ध अधिकार होता है। अगर किसी को यह बात स्वीकार न हो तो हम यहाँ पर भी खुला मंथन करना चाहेंगे। अगर यह न्याय नहीं है तो न्याय की परिभाषा बताइए और उसका मूलाधार बताइए। हमारे लिए कोई पराया नहीं है। हम स्त्री पुरुष के किसी भेद को भी स्वीकार नहीं करते और नागरिकों में किसी भी प्रकार का दूसरा मतभेद जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, उम्र के आधार पर, इसे तो स्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। और इसीलिए हमारा कहना है अगर हम न्याय चाहते हैं तो सारे प्राकृतिक संसाधनों पर सबका समान जन्म सिद्ध अधिकार यह आपको मानना ही पड़ेगा। और यदि यह स्वीकार करते हैं तो समान का मतलब केवल औसत अधिकार ही हो सकता है, अर्थात सारे प्राकृतिक संसाधनों पर सबका समान जन्म सिद्ध अधिकार होता है। मतलब एक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार वह केवल औसत सीमा तक प्राकृतिक संसाधनों और संपत्ति, क्योंकि संसाधन संपत्ति के रूप में ही जाने जाते हैं जिनका काम उपभोग के लिए आवश्यक होता है। उपभोग की सारी आवश्यकताएं उनसे पूरी होती हैं। तो इसीलिए औसत संपत्ति अधिकार यही आर्थिक न्याय का मूल आधार है। और इसके आधार पर बात करें तो एक भी व्यक्ति का अधिकार औसत सीमा से ज्यादा संसाधनों पर स्वीकार नहीं हो सकता। लेकिन फिर वहां एक समस्या खड़ी होती है, तो क्या फिर सबका यह एक जड़त्व की तरह अधिकार होगा? सब किसी को कोई स्वतंत्रता नहीं होगी। हमारा कहना यह है जहां स्वतंत्रता ही नहीं है वहां लोकतंत्र कैसा? अर्थात स्वतंत्रता और समता, इन दोनों का समन्वय ही आर्थिक न्याय का आधार हो सकता है। और इसलिए किसी व्यक्ति के पास औसत से ज्यादा संपत्ति हो, रखने का उसे अधिकार हो, लेकिन छिपाने का अधिकार नहीं होगा। और एक व्यक्ति का अधिकार औसत से ज्यादा संपत्ति पर भी नहीं माना जाएगा। अर्थात औसत से ज्यादा संपत्ति जिसके पास जितनी भी है वह उस अधिक संपत्ति के लिए समाज का कर्जदार माना जाएगा। और औसत से अधिक संपत्ति पर ही ब्याज की दर से
कर लगाया जाएगा। आज की स्थिति में संपत्ति कर उसकी स्थिति के अनुसार लगेगा और जो समय समय पर हालातों के अनुसार बदलता रहेगा। और मैं इस बात को कहना चाहता हूं, आज अगर सारे टैक्स हटा दिए जाएं, केवल औसत सीमा से ज्यादा संपत्ति रखने वाले मुट्ठी भर लोगों की संपत्ति पर संपत्ति कर लगा दिया जाए, तो आज सारे टैक्सों से, सारे करों से जितनी आमदनी होती है, कम से कम 10 गुनी आमदनी इन मुट्ठी भर लोगों से होगी। मेरी बात में अगर झूठ हो या अतिशयोक्ति हो तो मेरे को जो भी दंड समाज देगा मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा। और मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, आप इस विषय पर चिंतन करें। और मैं फिर आज के बजट से बात को जोड़ रहा हूं। जब यह बात इतनी साफ है तो सारे लोगों को कर के नाम पर इनका खून निकालने की क्या जरूरत है। इनकम टैक्स इससे बड़ा फर्जीवाड़ा नहीं, जीएसटी यह तो सरासर शोषण है। जिस सारे समाज को संतुष्ट और सुखी बनाने के लिए हम सारी व्यवस्था कर रहे हैं, अगर उस व्यवस्था का निर्माण उसी का खून चूस कर करना है तो फिर उसका औचित्य, उसकी सार्थकता क्या रह गई। और इसलिए मैं कह रहा हूं, आज बजट सत्र में क्या यह बात नहीं उठनी चाहिए, और नहीं उठती है तो क्यों नहीं उठती है। लेकिन आज यह बात इस तरह, जैसा मैं कहता हूं, कभी भी संसद में नहीं उठती। लोकसभा में, राज्यसभा में या विधानसभाओं की बात कहीं भी कर लीजिए, समाज को उल्लू बनाने की बातें होती हैं। मैं किसी पर भी आरोप नहीं लगा रहा हूं, और यदि देखा जाए तो सब पर आरोप लगा रहा हूं। समाज के इन कमजोर लोगों को भूखों मारने के लिए इसी प्रकार के गैर जिम्मेदार लोग उत्तरदायी हैं। मेरा कहना यह है, लाभ का बजट बनना चाहिए, घाटे का बजट क्यों बनेगा। और यदि मैंने जो बताया है कि अगर संपत्ति कर से, केवल संपत्ति कर से मुट्ठी भर लोगों की संपत्ति से अगर 10 गुना आमदनी का बजट बन सकता है तो फिर बाकी की बकवास करने की क्या जरूरत है। बजट का पूरा खर्च काट कर मैं दावा करता हूं इस बात का कि इतना विशाल लाभ बचेगा कि देश के हर नागरिक को आप लाभांश के रूप में भारी राशि दे सकते हैं और निरंतर दे सकते हैं। अन्नपूर्णा का वह भंडार कभी घटने वाला नहीं है और यही आर्थिक न्याय है। आज सारा काम मशीनों के द्वारा हो रहा है। मशीनों के आगे व्यक्ति की मेहनत अर्थहीन हो गई है। इसलिए जब यंत्र उपकरण नहीं थे, प्रारंभिक स्थितियां थी, तो लोग मेहनत से बढ़िया जीवन जीते थे। लेकिन आज तो व्यक्ति की आमदनी का संबंध मशीनों से है। तो फिर आपको विचार करना चाहिए, यह मशीनों से होने वाली आमदनी क्या इन मुट्ठी भर लोगों की होगी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, व्यक्ति की मेहनत उसकी स्वतंत्रता है, उसकी इच्छा है, उसकी मजबूरी नहीं होनी चाहिए। 104 डिग्री बुखार में तपता हुआ आदमी अगर ईंट गारा ढोने के लिए मजबूर होगा तो उसमें कितने लोग मर जाएंगे। और छोटी सी दवा भी नहीं खरीदने की उसकी क्षमता है। कुछ तो शर्म आनी चाहिए ना समाज को। और इसीलिए मैं कहता हूं, भारी लाभ का बजट बनाइए और सरकार के बजट का खर्च काटकर शुद्ध लाभ को पूरे देश के हर नागरिक में बिना किसी भेदभाव के बांट दीजिए। सरकार के ऊपर कोई लोड नहीं पड़ेगा और रोजमर्रा की बकवास नए नए षड्यंत्रों का रूप लेकर समाज में विध्वंस का कारण नहीं बनेगी। इसलिए बंधुओं, इन सारी बातों को समेटते हुए मैं लोकसभा के इस सत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी भावनाएं, अपने ज्ञान, अपने कौशल और अपनी चिंताओं को अभिव्यक्त करना चाहिए। सोशल मीडिया के कई माध्यम अब तो बन भी चुके हैं, ये सारे आपके सहायक हो सकते हैं। लेकिन मैं फिर सावधान कर रहा हूं कि यह पूंजीवाद, यह समाज के लिए सबसे बड़ा कलंक है और उस पूंजीवाद को ही लोकतंत्र कह रहे हैं। तो आपको इन शब्द जाल में नहीं फंसकर सीधे कहना चाहिए कि लाभ का बजट बनाने का एकमात्र रास्ता यही है और लाभ का बंटवारा किए बिना समान रूप से सुखी समाज की कल्पना नहीं की जा सकती और धरती पर उतारने का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता।